हेलो डॉक्टर, तो कैसे हो आप? उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में से आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है ईसीआई नीट। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर, जिसमें आज हम समझने वाले हैं ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? नाम सुना होगा ना आपने, ऑर्गन डोनेट करना। अंग प्रत्यारोपण हिंदी में बोलते हैं इसको, अंग प्रत्यारोपण। हिंदी में बोले तो अंग, सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये बोलते कि ऑर्गन को किसी एक पर्सन से निकाल करके दूसरे पर्सन में लगाना, ये ट्रांसप्लांटेशन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होगा क्या कि एक तो हेल्दी पर्सन होगा, हेल्दी पर्सन, और एक होगा पेशेंट। ठीक है, हाँ, जो सामने वाला है, एक तो होगा हेल्दी पर्सन और एक होगा पेशेंट। तो हेल्दी पर्सन से ऑर्गन लेकर के किस में ट्रांसफर करेंगे? पेशेंट में ट्रांसफर करेंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में कर क्या रहे हैं? तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या कर रहे हैं? ऑर्गन को क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट ऑर्गन को क्या कर रहे हैं? ट्रांसप्लांट। और जिस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस ऑर्गन को बोला जाता है ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट करने की प्रोसेस ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मीन का ग्राफ्टिंग वर्ड का मीन समझ में आ गया आपको? ट्रांसप्लांटेशन मतलब हेल्दी पर्सन से ऑर्गन लेकर के पेशेंट में ट्रांसफर करना, क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लांटेशन। और जिस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट करने की प्रोसेस ग्राफ्टिंग। तो जो हेल्दी पर्सन है जिसका ऑर्गन लिया जा रहा है उसको तो बोलेंगे डोनर, और जिसमें ट्रांसफर किया जा रहा है उसको बोलेंगे रेसिपिएंट। उसको बोलेंगे रेसिपिएंट। ठीक है, लेकिन मान लो कि किसी का ऑर्गन खराब हो गया, किडनी खराब हो गई किसी की, तो ऐसा नहीं कि किसी राह चलते व्यक्ति किडनी निकाल करके उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ आएगा वो क्या है? फॉरेन पार्टिकल। तो बॉडी तो उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो फिर क्या किया जाए जिससे कि बॉडी किसी दूसरे ऑर्गन को, किसी दूसरे पर्सन के ऑर्गन को आसानी से क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। आसानी से तो नहीं करेगी, दिक्कत आएगी। तो उन दिक्कतों का निवारण भी क्या है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा क्या करे कि बॉडी उस ऑर्गन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो ट्रांसप्लांटेशन से पहले दो चीजें की जाती है। ट्रांसप्लांटेशन से क्या की जाती है? दो चीजें की जाती है। तो वो क्या की जाती है पहले आप उसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो क्या होगा बिफोर ट्रांसप्लांट, बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, जब भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा तो ट्रांसप्लांटेशन से पहले दो चीजें मैच की जाती है। दो चीजें मैच की जाती है किन किन के बीच? अरे जो लेगा और जो देगा, लेने वाले और देने वाले, दोनों पर्सन के बीच में दो चीजों की मैचिंग की जाती है। तो मैं लिख दूं यहां पर कि मैचिंग, MATCHING, मैचिंग बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट। तो किस किस की मैचिंग की जाएगी? पहले तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप सेम होगा तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे। लेने वाले का और देने वाले का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, और दूसरी की जाती है टिश्यू मैचिंग। दूसरी की जाती है टिश्यू मैचिंग, टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैचिंग, टिश्यू मैचिंग का मतलब समझ में नहीं है। टिश्यू मैचिंग का मतलब ये थोड़ी है कि दोनों ऑर्गन को ऐसे मिला करके देखेंगे भाई हाँ दोनों लेंथ में और विड्थ में सेम दिख रहे हैं, कर दो ट्रांसप्लांट। ऐसे थोड़ी करेंगे। तो टिश्यू मैचिंग का मीन क्या है?
तो आप टिश्यू वर्ड का मीन समझो। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो जब टिश्यू की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ सेल की तो बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब टिश्यू मैचिंग की बात चल रही है तो हम वहां पर क्या देख रहे हैं? जो सेल्स है, जो सेल्स है, उन सेल्स के सरफेस पर कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो सेल्स है ना, उन सेल्स पर कुछ विशेष टाइप के, स्पेशल टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन एंटीजन को बोला जाता है HLA या MHC। क्या बोलेंगे? तो टिश्यू मैचिंग के दौरान क्या कर रहे हैं हम? HLA मैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? HLA। HLA की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। टिश्यू मैचिंग के दौरान क्या मैच कर रहे हैं हम? HLA मैच कर रहे हैं, जो कि कहां पर प्रेजेंट होगा? सरफेस ऑफ सेल्स। HLA का दूसरा नाम और होता है MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टिश्यू मैचिंग के दौरान क्या कर रहे हैं? टिश्यू का मीन क्या? ग्रुप ऑफ सेल। तो जब टिश्यू मैचिंग की बात आई तब हम वहां पर क्या कर रहे हैं? सेल्स को मैच करके देख रहे हैं। सेल्स को कैसे मैच करेंगे? अरे सेल्स के सरफेस पर होते हैं एंटीजन, तो हम एंटीजन मैच करेंगे किस? लेने वाले के और देने वाले की। सेल्स पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो जितने ज्यादा मैच करेंगे, जितने ज्यादा मैच करेंगे, तो वहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो सक्सेस रेट है, जो सक्सेस रेट है, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो एक्सेप्ट करने की जो रेट है वो उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप सोचोगी अभी बोला कि जितने ज्यादा मैच करेंगे उतने ज्यादा, जितने ज्यादा मैच करेगा मीन क्या? तो आप समझ लो कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये हमारे सेल्स की सरफेस पर जो भी एंटीजन प्रेजेंट है, वो किसकी वजह से है? उनको बनाया किसने? वो किसकी वजह से आए? हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है DNA की वजह से। जब हमारा DNA अलग अलग है, हमारा DNA अलग अलग है, तो DNA की वजह से एक्सप्रेस होने वाले कैरेक्टर भी अलग अलग होंगे। हम अलग अलग दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं? DNA की वजह से। और ये जो सेल्स की सेल की जो सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है, उनको बनाने का काम भी किसका है? DNA का काम है। तो जब DNA अलग अलग तो एंटीजन भी अलग अलग। तो फिर आप सोचोगे कि जब लेने वाले के और देने वाले के एंटीजन ही अलग अलग है तो फिर मैच क्यों कर रहे हैं हम उनको? लेकिन आप ये भी चीज समझिए कि जो हमारे जितना निकट है हमारा और उनका DNA उतना ही क्या है? मिलता जुलता है। सेम नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं, मिलता जुलता। जैसे आप और आपकी सिस्टर या जो ब्रदर है, आपका और आपकी सिस्टर ब्रदर का DNA मैच कर रहा है कि नहीं? पूरा नहीं कर रहा लेकिन लगभग मैच कर रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप दोनों अपने माता पिता की संतान हो, दोनों एक ही तो, मतलब अब माता पिता से दोनों दोनों से आए हो, भाई भी बहन भी आप भी। तो उनका DNA लगभग क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो जब DNA लगभग मैच कर रहा है तो DNA की वजह से आने वाले कैरेक्टर भी लगभग मैच करेंगे कि नहीं? मैच करेंगे कि नहीं? तो जितने ज्यादा एंटीजन मैच करेंगे, ये HLA जितना ज्यादा मैच करेगा, जितना ज्यादा HLA मैच करेगा, तो वहां पर टिश्यू भी उतना ही ज्यादा क्या हुआ? मैच हुआ। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस की रेट भी उतनी ज्यादा। तभी तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तब पहले किसके ऑर्गन को लेने की बात चलती है? कि जो आसपास, मतलब आसपास मीन पड़ोसी नहीं, जो हमारे जितने ज्यादा निकट संबंधी होंगे उनको, उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर भाई बहन है तो पहले उनको, फिर माता पिता, फिर आसपास मतलब जो निकट के रिश्तेदार उनको। अगर निकट के रिश्तेदार नहीं है तब ऐसे पर्सन को ढूंढा जाता है जिनके एंटीजन मैच कर रहे हो। एंटीजन क्या कर रहे हो? मैच कर रहे हो। तो ये किया जाता है टिश्यू मैचिंग के दौरान। टिश्यू मैचिंग के दौरान क्या मैच करेंगे? HLA मैच करेंगे, या HLA की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, या
HLA का दूसरा नाम है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि कहां पर प्रेजेंट होगा, सरफेस पर प्रेजेंट होगा। अब एक और दिमाग से एक बात और निकाल देना कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, WBC को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलेंगे WBC को। तो आप दिमाग में ये मत बैठा लेना कि ये जो एंटीजन है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो ओनली WBC की सरफेस पर प्रेजेंट होगा, नहीं, ओनली WBC की सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होता है। ये तो इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सबसे पहले किसमें खोजा गया था, किसके सरफेस पर खोजा गया था, WBC की सरफेस पर, इसलिए नाम पड़ गया इसका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ऐसा नहीं है कि ओनली WBC के सरफेस पर प्रेजेंट हो, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन आप दिमाग में और या ध्यान में डाल लो कि ये जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, स्टडी मटेरियल से, किसी बुक से पढ़ोगे आप इस टॉपिक को, जब इस टिश्यू मैचिंग के HLA की बात आती है तब बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी इसमें इसके बारे में लिखी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले से बताते आ रहा हूं मैं चैप्टर के शुरुआत से, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। आप इसको और आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो एक बोरियत वाली बात हो जाएगी और याद करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी तो डिजीज आने बाकी है, बहुत सारे डिजीज पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश है कि जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसकी एक एक लाइन को कवर करवाया जाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन ना छूटे, या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। मेरा पर्पज आपको आउट ऑफ सिलेबस जाकर पढ़ाना नहीं, चैप्टर को लंबा करना नहीं, बल्कि जो जितना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में उसको ही एग्जैक्ट एक्सप्लेन करना है, रखना जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उतना याद रखना। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी साहब, अब बात आती है कि ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट, ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट। कोई भी जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके सक्सेस की रेट किस पर डिपेंड करेगी। तो मैंने अभी बताया कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या मैच कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन के लिए ब्लड ग्रुप मैच कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, टिश्यू मैच कर रहे हैं, मतलब HLA मैच कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप में तो क्या है, ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो मैच करेगा, मतलब सक्सेस होगा, और अगर नहीं है सेम तो नहीं होगा बस। तो ब्लड ग्रुप में तो कोई दो राय है ही नहीं ना, अगर सेम ब्लड ग्रुप आ रहा है तो कर दो ट्रांसप्लांट, और अगर नहीं है तो मत करो। या तो 0% या 100%, जब ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें तब। लेकिन जब HLA के रिस्पेक्ट में बात करें तो HLA ना तो पूरा अलग है और ना पूरा सेम है। तो जितना ज्यादा मिलता जुलता HLA होगा तो ट्रांसप्लांटेशन की रेट भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं, सक्सेस रेट भी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं। तो जो ट्रांसप्लांटेशन की जो सक्सेस रेट है वो किसके समानुपाती है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है HLA। HLA और HLA किसका सबसे ज्यादा मैच करेगा, जो जितना ज्यादा निकट संबंधी होगा, जो जितना ज्यादा निकट संबंधी होगा उसका HLA उतना ज्यादा मैच करेगा, और जितना ज्यादा HLA मैच करेगा तो ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस की रेट भी उतनी ज्यादा। और एक चीज भी आप दिमाग में डाल लो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके किसी का भी DNA कभी भी सेम 100% सेम नहीं होता। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे मोनो ट्विंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, लेकिन मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, मोनोजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का DNA क्या सेम, 100% सेम, और वहां पर उससे बनने वाला HLA भी सेम। तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट किसकी होगी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की।
यहां पर लिख देता हूं कि मोनो जायगोटिक ट्विंस को छोड़कर किन्हीं दो पर्सन का HLA सेम नहीं होता। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का HLA सेम होता है, उसके अलावा किसी का भी HLA सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये बात थी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, ग्राफ्टिंग की। लेकिन मान लो कि चलो ब्लड ग्रुप भी मैच कर लिया, HLA भी मैच कर लिया, तो अब क्या काम बन गया? काम बन गया कि भाई तू डोनर अपने घर जा, हेल्दी पर्सन अपने घर जा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी ऐसे ही आसानी से पीछा नहीं छूटता है कि आपने ऑर्गन डाल दिया पेशेंट को और बोल दिया कि घर जाओ बस हो गया काम। आपने किसी दूसरे पर्सन का ऑर्गन निकाल करके किसी दूसरे पर्सन में डाला है। अब वो चाहे वो लगभग मैच कर रहा हो, हमने जब ट्रांसप्लांटेशन के दौरान उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कर लिया, HLA भी मैच कर लिया, लेकिन फिर भी उस पर्सन, उस रिसिपिएंट के लिए वो ऑर्गन है तो फॉरेन पार्टी के लिए ना, फॉरेन पार्टी के लिए ना, एंटीजन ही है ना वो, क्योंकि वो किस उसकी बॉडी से बाहर से आया है। तो फिर क्या करे, क्या करे? तो होगा ऐसा कि कोई भी जो एंटीजन आता है उसको पहचानने का काम कौन करता है? उसको पहचानने का काम करता है इम्यून सिस्टम। तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो पेशेंट है या जो रेसिपिएंट है उसको क्या दी जाती? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती। उन ड्रग्स की हेल्प से इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाता है? सप्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को या उस एंटीजन को पहचान ना सके। अगर पहचानेगा नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट करने का भी कोई चांस नहीं है। तो आफ्टर, ये तो कब की बात थी, जो भी हमने ब्लड ग्रुप मैच किया, HLA मैच किया, ये तो कब की बात थी? ये बात थी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले की। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन क्या किया जाएगा? आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन रेसिपिएंट को क्या लेना पड़ेगा? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसकी हेल्प से इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा? सप्रेस कर दिया जाएगा। तो इम्यून सिस्टम उसको, उस ऑर्गन को जो बाहर से आया उसको पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन तो आगे मैं लिख दूं आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन रेसिपिएंट को क्या दी जाती है? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। इन ड्रग्स की हेल्प से क्या होगा? इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, इस वजह से इम्यून सिस्टम उस ग्राफ्ट को पहचान नहीं पाएगा, जिससे रिजेक्शन की रेट कम हो जाएगी। देखिए, मैंने ये नहीं लिखा कि रिजेक्शन की, जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, इन ड्रग्स की हेल्प से जो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने की जो रेट है वो जीरो ही हो जाएगी। याद रखना कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद बॉडी कभी भी उसको पहचान करके रिजेक्ट कर सकती है उस ऑर्गन को। तो इन ड्रग्स की हेल्प से सिर्फ इम्यून सिस्टम को वीक किया है हमने, सप्रेस किया है, और जो रिजेक्शन की रेट है वो कम हुई है।
जीरो नहीं हुई, कम हुई है, जीरो नहीं हुई। दिमाग में डाल लेना अभी से। दिमाग में आप डाले ना, बॉडी कभी भी उस ऑर्गन को नकार सकती है, इसलिए उसको उम्र भर, जीवन भर क्या लेनी पड़ती है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इम्यून सिस्टम तो हमारे लिए अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, वो एंटीजन को, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है या कोई भी पैथोजन जो आता है उसको पहचानता है और उसको किल करता है, मतलब हमको पैथोजन से बचा रहा है, डिजीज से कोज होने से बचा रहा है। तो अगर ये ड्रग दे देंगे हम, ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देंगे, तो इम्यून सिस्टम तो जब सप्रेस हो गया है तो वो इनको तो पहचानना बंद कर दे ही, इनको पहचानना तो बंद करेगा ही, साथ साथ में जो पैथोजन आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, उनको भी तो पहचानना बंद कर देगा। तो ऐसे तो फिर डिजीज हो सकती है इनको। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इन ड्रग की हेल्प से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। हम उसको जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को सावधानी बरतनी पड़ती है, हमेशा उसको गर्म पानी पीना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है, मतलब डेली नहाना पड़ता है। हाँ, खाना खाओगे तब हमेशा आपको पूरी तरह से हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा, पानी भी आपको गर्म पीना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे उसको पूरी की पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है, मास्क लगा करके रखना होगा, ताकि, क्योंकि उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम क्या वीक है, तो वो कभी भी उसको कोई भी पैथोजन क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है। और हो सकता है कि ऐसी डिजीज हो जाए जिससे उसकी क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो पूरी की पूरी क्या रखनी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, लेकिन आप इसको नोट कर लो, एक एग्जाम में आया हो क्वेश्चन हो रहा है, मैं वो और बता दूं आपको, पहले आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, साइड में हट जाता हूं। देखिए क्वेश्चन जब आ जाए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है, या इम्यून सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है, या इम्यूनिटी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ग्राफ्ट मतलब अरे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्शन जब कर रही है बॉडी, तो बॉडी का कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट उसको रिजेक्ट कर रहा है, कौन नकार रहा है। तब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आंसर आप क्या दोगे, टी सेल। कौन सी सेल, टी सेल। बताया था ना मैंने पिछले वाले लेक्चर में कि पहचानने का काम किसका होता है, टी सेल्स का, और एंटीबॉडी बनाने का काम किसका होता है, बी सेल का। तो जब सेल पूछे कि कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए, तो आप आंसर क्या दोगे, टी सेल। लेकिन जब आ जाए ऐसे क्वेश्चन कि कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, कि सी एम आई एस रिस्पॉन्सिबल है या ए एम आई एस रिस्पॉन्सिबल है, तब आप आंसर क्या दोगे, सी एम आई एस, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अरे वही टी सेल को ही, टी सेल ही तो आती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। तो जब सेल पूछता आप क्या बताओगे, टी सेल। इम्यूनिटी का टाइप पूछे तो आप क्या बताओगे, सीएमआई, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो मैं लिख देता हूं कि टी सेल, या सेल नहीं है, इम्यूनिटी पूछी है तो कौन से, सीएमआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट। बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है। जब ग्राफ्ट की बात आए तो एनसीईआरटी में तो 2 लाइनें लिखी हुई, 2-3 लाइनें लिखी हुई, ज्यादा नहीं। और मैंने आपको उन्हीं लाइन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो आप एक चीज याद रखिए कि आप अलग अलग बुक को, मतलब एक से ज्यादा बुक को बार बार, एक से ज्यादा बुक पढ़ने की बजाय आप क्या करोगे, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। आप ये सोच रहे कि एनसीईआरटी पढ़ ली, मॉड्यूल पढ़ लिया, कोई रेफरेंस बुक है वो भी पढ़ ली, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप पजल्ड हो जाओगे। क्योंकि नीट में क्या आता है, एनसीईआरटी से आता है मैक्सिमम पोर्शन,
90% पोर्शन एनसीईआरटी से आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए बजाय अलग अलग किताबों को एक बार पढ़ने की। आपने क्या किया कि अलग अलग किताबों को एक एक बार पढ़ लिया, सभी वहां एक बार इसको भी पढ़ लेता हूं, एक बार इसको भी, एक बार इसको भी। तो आप इससे अच्छा तो क्या है कि एक ही किताब को बार बार पढ़िए जहां से क्वेश्चन आएगा। किताब कौन सी है? एनसीईआरटी माता। समझ रही है? समझ रहे हो आप बात को? तो मैं आपको शुरू में बोलता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं था ना, बीच में 5-7 दिन स्वस्थ नहीं था, मतलब हेल्थ इश्यू की वजह से लेक्चर बीच में अपलोड नहीं हो पाए। लेकिन फिर से हम वापस अपने चैप्टर पर आ गए और आने वाले 4-5 लेक्चर में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। एक एक एनसीईआरटी की लाइन हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। लेकिन साथ साथ में जाते जाते आज फिर वो आपको 2 लाइनें सुनाने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा कि तू नहीं दिल में, कि तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग फिर भी उस आग से उड़ता हुआ धुआं बाकी। ठीक है, तो ये टाइम अभी जो चल रहा है ना, वो ऐसा टाइम है कि इसके दौरान आपका सिलेबस भी जल्दी कवर करवाना है, मतलब आपके ऊपर लोड बढ़ रहा होगा, इसलिए बीच बीच में आपको ऐसे फन चलता रहना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।